बिल्कुल। तो आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जो जो शायद हम सबको सोचने पर मजबूर कर देगी। हम सभी अपने घरों को दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह मानते हैं, है ना? बिल्कुल, घर का मतलब ही सुरक्षा होता है हमारे दिमाग में। हाँ, तो हम घर की हर खिड़की पर भारी ग्रिल लगाते हैं, छतों पर जाने वाले दरवाजों पर मजबूत ताले जोड़ देते हैं। मतलब हम एक तरह से सुरक्षा का एक अभेद्य किला बना लेते हैं। लेकिन सोचिए क्या हो अगर वही सुरक्षा का किला अचानक से एक मौत के पिंजरे में बदल जाए। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और दुर्भाग्य से ये सिर्फ कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। जब भी घर का डिजाइन बनता है तो हमारा पूरा ध्यान बस इसी बात पे होता है कि बाहर से कोई खतरा अंदर ना आ सके। सही कहा आपने। लेकिन इस पूरी जद्दोजहद में एक बहुत ही बुनियादी बात छूट जाती है। मतलब अगर खतरा घर के अंदर ही पैदा हो जाए तो फिर बाहर निकलने का रास्ता क्या है? यही सबसे बड़ा और जानलेवा सवाल है। हाँ, और आज की हमारी इस गहरी चर्चा का केंद्र भी यही खौफनाक विडंबना है। हम 3 मई 2026 को पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में घटी एक बेहद दर्दनाक अग्नि दुर्घटना का विश्लेषण कर रहे हैं। हमारे पास कई विस्तृत रिपोर्ट्स, फायर डिपार्टमेंट के बयान और सुरक्षा विश्लेषण मौजूद हैं। हाँ, मैंने भी वो रिपोर्ट्स काफी गहराई से देखी हैं। एक 4 मंजिला आवासीय इमारत में आग लगती है और देखते ही देखते 9 लोगों की जान चली जाती है। और सबसे दुखद तो ये है कि इनमें 1 से 1.5 साल का एक मासूम बच्चा भी शामिल था। अरे बाप रे! हालांकि 10 से 15 लोगों को किसी तरह रेस्क्यू किया गया, जो कि एक बड़ी बात है, लेकिन फिर भी यह घटना बहुत गहरे सवाल छोड़ जाती है। आज हमारा मिशन सिर्फ इन सतही तथ्यों को दोहराना नहीं है। बिल्कुल, हमें इसके पीछे के विज्ञान, मनोविज्ञान और वास्तुकला की उस गहराई में जाना होगा जिसने एक आम सी इमारत को डेथ ट्रैप में बदल दिया। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। घटना की रात आखिर हुआ क्या था? आग लगने का समय लगभग सुबह 3:45 बजे का बताया जा रहा है। देखिए, सुबह के 3:45 का समय मानव शरीर विज्ञान के हिसाब से बहुत अहम होता है। ये वो समय है जब इंसान अपनी नींद के सबसे गहरे चरण में होता है। इसे विज्ञान की भाषा में रेम स्लीप यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कहते हैं। अच्छा, तो क्या इस समय हमारा शरीर पूरी तरह से सुन्न होता है? हाँ, लगभग ऐसा ही समझ लीजिए। इस दौरान हमारा दिमाग शरीर की मांसपेशियों को एक तरह से लकवाग्रस्त या शिथिल कर देता है ताकि हम अपने सपनों पर शारीरिक प्रतिक्रिया न दें, और बाहरी आवाज़ों या रोशनी के प्रति हमारी संवेदनशीलता एकदम निचले स्तर पर होती है। एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात पूछनी है। अगर इंसान इतनी गहरी नींद में है तो क्या आग का वो तेज धुआं और उसकी गंध उसे जगाने के लिए काफी नहीं होती? मतलब शरीर का कोई तो अलार्म सिस्टम काम करता होगा। यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। हमारा दिमाग आवाज के प्रति तो संवेदनशील होता है, जैसे मान लीजिए कोई बर्तन गिरे तो नींद तुरंत खुल जाती है। हाँ, वो तो है। हल्की सी खटपट होते ही हम जाग जाते हैं। लेकिन गंध के प्रति हमारा ये अलार्म सिस्टम गहरी नींद में पूरी तरह से सो रहा होता है। धुएं की गंध इंसान को नींद से नहीं जगा पाती। और जब आग लगती है तो वहां सबसे घातक चीज आग की लपटें नहीं होती, बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, जो कि पूरी तरह से रंगहीन और गंधहीन होती है ना? बिल्कुल सही कहा। और यही इसकी सबसे खतरनाक बात है। इंसान के खून में मौजूद हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति उसका आकर्षण ऑक्सीजन के मुकाबले लगभग 200 गुना ज्यादा होता है। 200 गुना? ओह, इसका मतलब है कि खून तुरंत ऑक्सीजन छोड़कर उस जहरीली गैस को सोखने लगता है। हाँ, एकदम ऐसा ही होता है। इससे दिमाग को ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है। इंसान गहरी नींद से सीधे कोमा में चला जाता है और फिर मौत की नींद सो जाता है। उसे खांसने या उठ के भागने तक का मौका ही नहीं मिलता। ये तो वाकई दिल दहलाने वाला है। मतलब इंसान बिना किसी संघर्ष के ही दम तोड़ देता है। विवेक विहार की घटना में भी यही हुआ होगा। जब तक नींद खुली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हाँ, इमारत में इतना जहरीला धुआं भर चुका था कि रिएक्शन टाइम यानी प्रतिक्रिया देने का समय शून्य हो चुका था। अब अगर हम इस आग की शुरुआत के तकनीकी पहलू पर आएं, तो शुरुआती जांच में एसी का ब्लास्ट या शॉर्ट सर्किट होने का अंदेशा जताया गया है। अब एसी तो आजकल हर घर में लगा है। हाँ, गर्मी से बचने के लिए तो लोग रात रात भर एसी चलाते हैं। तो फिर एक प्लास्टिक और धातु का डिब्बा अचानक बम की तरह कैसे फट सकता है? क्या आज की तकनीक इतनी असुरक्षित हो गई है? असल में तकनीक असुरक्षित नहीं हुई है। इसके पीछे हमारा उस पर बढ़ता दबाव और रख रखाव की भारी कमी एक बड़ा कारण है। देखिए, एसी के अंदर एक कंप्रेसर होता है जो रेफ्रिजरेंट गैस को बहुत उच्च दबाव पर कंप्रेस करता है।
तो इस प्रक्रिया में जाहिर है कि बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती होगी। बिल्कुल। और गर्मियों में जब बाहर का तापमान पहले से ही बहुत ज्यादा होता है और एसी लगातार 10-12 घंटे चल रहा होता है, तब वो सिस्टम अपनी क्षमता की चरम सीमा पर काम कर रहा होता है। लेकिन हर मशीन में सेफ्टी स्विच तो होते ही हैं जो ज्यादा गर्म होने पर उसे बंद कर देते हैं। फिर ये ब्लास्ट कैसे हो गया? आपका पॉइंट एकदम सही है। लेकिन जब एसी की समय पर सर्विसिंग नहीं होती और उसके कंडेंसर कॉइल में धूल जम जाती है या वेंटिलेशन ठीक नहीं होता, तो वो गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। ओह, तो वो अंदर ही अंदर एक प्रेशर कुकर की तरह बन जाता है। हाँ, और लगातार हीट बढ़ने से कंप्रेसर के अंदर का तेल उबलने लगता है, और अगर उसी वक्त वायरिंग में एक छोटा सा भी शॉर्ट सर्किट हो जाए तो वो चिंगारी उस उच्च दबाव वाले गैस और तेल के मिश्रण को जला देती है। एक जबरदस्त धमाका होता है। और एसी के वो प्लास्टिक के पिघलते हिस्से आग के गोलों की तरह नीचे गिरने लगते होंगे, जिससे आसपास के पर्दों और फर्नीचर में आग पकड़ लेती होगी। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और यही वो पल है जब एक छोटी सी तकनीकी खामी कुछ ही पलों में एक भयंकर आग का रूप ले लेती है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर लेटेस्ट न्यूज। तो अब हम उस पहलू की तरफ बढ़ते हैं जिसने इस आग को एक साधारण घटना से एक बड़ी त्रासदी में बदल दिया। मेरा मतलब है इमारत की बनावट। हाँ, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक उस 4 मंजिला इमारत में आने जाने का केवल एक ही रास्ता था, एक संकरी सी सीढ़ी। और जब लोग जान बचाने के लिए उन सीढ़ियों की तरफ भागे होंगे तो जाहिर है नीचे आग लगी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने ऊपर छत की तरफ भागने की कोशिश की होगी। लेकिन यह सबसे बड़ी अड़चन ये थी कि छत का दरवाजा एक भारी ताले से बंद था। इस स्थिति को आग के भौतिक विज्ञान के संदर्भ में समझना बहुत जरूरी है। आप वो चिमनी प्रभाव की बात कर रही हैं ना? हाँ बिल्कुल। जब इमारत के निचले हिस्से में आग लगती है तो उसे जलने के लिए भारी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए होती है। जब वो ऑक्सीजन सोखती है तो आसपास की हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है और बहुत तेजी से ऊपर उठती है। मतलब सीढ़ियों का वो संकरा रास्ता एक बड़ी चिमनी की तरह काम करने लगता है और सारा जहरीला धुआं एक तेज वैक्यूम की तरह ऊपर की मंजिलों की तरफ खींचने लगता है। एकदम सटीक विश्लेषण। गर्म गैसें और धुआं सीधे ऊपर जाते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि लोग उस धुएं से बचने के लिए सीढ़ियों से ऊपर भाग रहे हैं और छत का दरवाजा लॉक्ड है। तो वो सारा धुआं और गैसें बाहर निकल नहीं पाती, वो वापस मुड़कर ऊपरी मंजिलों में भरने लगती होंगी। हाँ, तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हवा में मौजूद हर चीज बिना किसी सीधी लपट के ही जलने लगती है। लोग सच में एक ओवन के अंदर फंस जाते हैं। ये परिदृश्य तो कल्पना से भी ज्यादा भयानक है। अगर छत का दरवाजा बंद मिला तो जाहिर है लोगों ने खिड़कियों से बाहर निकलने की कोशिश की होगी। लेकिन रिपोर्ट्स में साफ लिखा है कि इमारत की हर खिड़की और बालकनी लोहे की बेहद मजबूत ग्रिल से ढकी हुई थी। उन ग्रिल्स ने बाहर निकलने के सारे वैकल्पिक रास्ते पूरी तरह बंद कर दिए थे। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया कि आप चोरों से बचने के लिए खुद को एक मजबूत तिजोरी में बंद कर लें, और जब वहां ऑक्सीजन खत्म होने लगे और आपको बाहर आना हो तब अचानक एहसास हो कि आपने तिजोरी की चाबी ही बाहर फेंक दी है। ये तिजोरी वाला रूपक एकदम सही है। ये शहरी जीवन की एक बहुत ही गंभीर मनोवैज्ञानिक और ढांचागत समस्या को उजागर करता है। अगर हम भारतीय शहरों की वास्तुकला को देखें तो सुरक्षा का मतलब सिर्फ घुसपैठ रोकना मान लिया गया है। हाँ, लोग दिन रात अपराध, चोरी और डकैती के डर के साए में जीते हैं, इसलिए बालकनी और खिड़कियों को लोहे के पिंजरे में बदल देते हैं। और छत का दरवाजा भी हमेशा लॉक रखते हैं ताकि कोई असामाजिक तत्व ऊपर से अंदर ना आ सके। लेकिन यहां मैं इस बात को थोड़ा चुनौती देना चाहूंगा। शहरों में चोरी और अपराध का डर कोई काल्पनिक डर तो है नहीं, ये एक रोजमर्रा की वास्तविकता है। हाँ, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। दूसरी तरफ घर में ऐसी भीषण आग लगने की घटना लाखों में एक होती है। तो सवाल ये है कि क्या एक इंसान उस चीज के लिए अपने घर को असुरक्षित छोड़ दे जो रोज हो सकती है, सिर्फ उस चीज से बचने के लिए जो शायद पूरी जिंदगी में कभी ना हो? ये एक बहुत ही वैध तर्क है और यही वजह है कि लोग ऐसे विकल्प चुनते हैं। लेकिन समस्या ग्रिल लगाने में नहीं है, बल्कि उस ग्रिल की डिजाइन में है। डिजाइन में मतलब ग्रिल को अलग तरीके से बनाया जा सकता है? बिल्कुल। वास्तुकला और अंतर्राष्ट्रीय फायर सेफ्टी नियमों के हिसाब से अगर किसी खिड़की पर लोहे की ग्रिल लगाई जाती है तो उसमें अंदर की तरफ से खुलने वाला एक छोटा सा आपातकालीन दरवाजा या लैच होना अनिवार्य है। अच्छा, जिसे आपातकाल में बिना किसी चाबी के सिर्फ एक बटन या लीवर दबाकर खोला जा सके। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ तो ग्रिल्स को दीवार में पक्का वेल्ड कर दिया जाता है। लोगों को पता ही नहीं है कि सुरक्षा और बचाव दोनों एक साथ संभव है, और अज्ञानता और नियमों की अनदेखी का यही मिश्रण उस रात भारी पड़ा।
और इसी अनदेखी ने फायर ब्रिगेड के बचाव कार्य को एक असंभव चुनौती बना दिया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि आग पर काबू पाने के लिए लगभग 14 फायर टेंडर्स तैनात किए गए थे। 14 गाड़ियां, मतलब ये एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था। बिल्कुल, फायर फाइटर्स ने अपनी जान पर खेलकर 10 से 15 लोगों को बचाया भी, लेकिन जो लोग ऊपरी मंजिलों पर ग्रिल के पीछे फंसे थे, उन तक पहुंचने में बहुत देर हो चुकी थी। जाहिर है फायर ब्रिगेड को पहले तो शहर की संकरी गलियों और वहां खड़ी बेतरतीब कारों से जूझना पड़ा होगा। हाँ, और इमारत तक पहुंचने के बाद जब उन्होंने देखा कि लोग खिड़कियों के पीछे फंसे हैं और सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो फायर फाइटर्स को भारी हाइड्रोलिक कटर से उन लोहे के ग्रिल्स को काटना पड़ा, जिसमें कई महत्वपूर्ण मिनट बर्बाद हो गए होंगे। और आग जैसी आपदा में तो एक एक सेकंड जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर तय करता है। सही कहा। जब तक वो मजबूत लोहे की छड़ें कटती हैं, तब तक कार्बन मोनोऑक्साइड अपना काम कर चुकी होती है। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद अंततः आग पर काबू पाया गया, जिसके बाद मलबे में छिपी चिंगारी को बुझाने के लिए कूलिंग ऑपरेशंस काफी लंबे समय तक जारी रहे। अगर हम इन सभी स्रोतों और विश्लेषणों को एक साथ रखकर देखें, तो साफ हो जाता है कि विवेक विहार की ये घटना सिर्फ एक इमारत की दुर्भाग्यपूर्ण कहानी नहीं है। हाँ, ये हमारे शहरों में आवासीय इमारतों में फायर सेफ्टी नियमों की भारी अनदेखी का एक बहुत ही भद्दा सच है। अवैध निर्माण, सिंगल एंट्री एग्जिट सिस्टम, लॉक किए गए निकास द्वार और किसी भी तरह की आपातकालीन योजना का न होना। और सबसे बड़ी बात, क्या हमारे सिस्टम में कोई ऐसा कानून नहीं है जो आवासीय इमारतों में इन चीजों को सख्ती से लागू करे? यही तो मेरा भी सवाल था। क्या नियम मौजूद नहीं है? देखिए, नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया में सब कुछ स्पष्ट रूप से बताया गया है। बहुमंजिला इमारतों में फायर एग्जिट कैसे होने चाहिए, सीढ़ियों की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए और वेंटिलेशन कैसा होना चाहिए। लेकिन ये नियम शायद सिर्फ व्यावसायिक इमारतों या बड़े मॉल्स तक ही सीमित रह जाते हैं। हाँ, आम आवासीय कॉलोनियों में तो नियमों का पालन शून्य के बराबर है। लोग बिना किसी मंजूरी के एक के ऊपर एक मंजिलें बनाते जाते हैं। ये पूरी व्यवस्था की विफलता है। नियम बनाने वालों से लेकर उन्हें लागू करने वाली एजेंसियों और अंततः अपनी सुविधा के लिए नियम तोड़ने वाले निवासियों तक, ये एक सामूहिक लापरवाही है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा से जो तस्वीर उभर कर सामने आती है, वो ये है कि हम सभी अपने ही बनाए हुए जाल में फंसते जा रहे हैं। सही बात है। आज की चर्चा में हमने केवल उपलब्ध तथ्यों और वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का निष्पक्ष विश्लेषण किया है। हमारा उद्देश्य किसी एक को कटघरे में खड़ा करना नहीं है, बल्कि उन खामियों को सामने लाना है जो हम सबके जीवन को खतरे में डाल रही हैं। क्योंकि विवेक विहार की ये त्रासदी केवल एक दुर्घटना नहीं थी। एसी का फटना एक यांत्रिक खराबी हो सकती है, लेकिन लोगों का अंदर फंस जाना और बाहर न निकल पाना पूरी तरह से एक मानव निर्मित संकट था। और शायद यही इस पूरी गहरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण सबक है। इस घटना से यह साफ होता है कि हर किसी को अपने ही घर का एक मानसिक ऑडिट करना चाहिए। हाँ, सिर्फ ये मत सोचिए कि बाहर से कौन आ सकता है। ये भी सोचिए कि अगर रात के 3 बजे मुख्य दरवाजे पर आग लग जाए, तो बाहर निकलने का प्लान भी क्या है? क्या परिवार के हर सदस्य को पता है कि आपात स्थिति में छत की चाबी कहाँ मिलेगी? क्या कोई ऐसी खिड़की है जिससे अंदर से खोला जा सके? बिल्कुल। जागरूकता ही वो एकमात्र हथियार है जो ऐसी तकनीकी भूलों को एक भयानक त्रासदी में बदलने से रोक सकता है। सुरक्षा का असली मतलब केवल बाहर वालों से बचना नहीं है, बल्कि अंदर वालों को सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता देना भी है। एकदम सही कहा आपने। और आज की ये चर्चा हमें एक बहुत ही असहज करने वाले और गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हमारे अपने ही घरों की सुरक्षा व्यवस्थाएं, जैसे लोहे की भारी ग्रिल और छत के ताले, आपातकाल में हमारे रेस्क्यू को नामुमकिन बना देती हैं, तो क्या हम सुरक्षा के नाम पर असल में अपने ही लिए मौत के पिंजरे नहीं बना रहे हैं? यही सोचने वाली बात है। बाहरी खतरों के लगातार मंडराते डर और आग जैसी अप्रत्याशित आपदाओं के बीच हम अपने घरों का डिजाइन कैसे तय करें कि वो एक सुरक्षित पनाहगाह बना रहे, न कि कोई अभेद तिजोरी जो वक्त आने पर हमारे